इधर आ जाते हैं। अब हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो चीज़ें जिनसे हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है। और उनमें अगर आप बेस क्वांटिटीज़ की बात करें, बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनके ऊपर बाकी सब क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। ठीक है। वो कौन सी हैं कि आप कहीं पर भी देखेंगे, या तो लेंथ होगी, या मास होगा, या टाइम होगा, या करंट होगा, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी, या टेम्परेचर होगा, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। इस तरह 6 या 7 नहीं, 7 चीज़ें जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इवन आपने एरिया निकालना होता है ना, वो भी लेंथ की ही टर्म्स में मेजर किया जाता है कि आप एक साइड की लेंथ को दूसरी साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो उस एरिया में बेस क्वांटिटी यूज हो रही है और वो डिराइव क्वांटिटी कहला रही है। आगे चलते हैं तो जितनी भी मेजरेबल ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और उनको यकीनन क्योंकि वो मेजरेबल हैं तो उनको मेजर करने के लिए कोई क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब उन इंस्ट्रूमेंट्स में हमने लेंथ की बात की कि लेंथ जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए मीटर रूल है, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज है, गिट है, गिट से भी तो लेंथ ही मेजर करते हैं ना। दर्जी जो है वो गिट्ठों से मेजर कर लेते हैं, कुछ के ये 8 इंच है, ये 6 इंच है। तो खैर बताने का मकसद ये है, वो लर्न करना था थोड़ा सा कि मोनोटोनस कि वो गिट के जरिए भी आप लेंथ मेजर करते हैं। वो एक्चुअल या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है कि आप कहें अमेरिका वाले को मुझे 10 गिट कपड़ा दे दो, वो नहीं देगा, वो कहेगा मीटर में बता। तो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों से, या हाथ जो है ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आप मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है। तो आपके मैं बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है, कि वो जो सबसे छोटी चीज़ मेजर कर सकती है उसको क्या कहा जाता है, लीस्ट काउंट कहा जाता है। अगर आपकी अंग्रेजी प्रॉपर अंग्रेजी, नॉट स्लैंग, टिकटॉक वाली अंग्रेजी नहीं, फेसबुक वाली अंग्रेजी नहीं, ऑर्कट वाली अंग्रेजी नहीं, ऑर्कट हमारे ज़माने में होती थी फेसबुक की तरह, तो खैर उस वाली अंग्रेजी नहीं, प्रॉपर अंग्रेजी अगर आती है तो आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। जो कम अज कम होती है चीज उसे कहते हैं, मुझे मुड़ना पड़ता है, लीस्ट काउंट के, थैंक यू कहते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट इसका लीस्ट काउंट जो है वो कितने, अभी आपने बताया, फिर बताएं, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब ये जो फुटा होता है ना आपके पास, इसकी एक साइड पे इंचेस होते हैं और एक साइड पर सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये 1 2 3 जो है ये सेंटीमीटर्स हैं। जब हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, अच्छा इसका लीस्ट काउंट क्या होगा कि ये 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। ऐसे ही है ना, उसके अंदर 10 डिवीजन हुई भी है ना छोटी, तो ये 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है, या 10 मिलीमीटर तक फाइंड कर सकता है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर साहब हैं उनका जो लीस्ट काउंट, अच्छा ये भी मुख्तलिफ किस्म का वर्नियर कैलिपर मुख्तलिफ फाइंड करते हैं, लेकिन आमतौर पे जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर, यानी इस ये जो 10 डिवीजन है ना, इनकी मजीद 10 डिवीजन कर दें तो वो उसको भी, इतनी ज्यादा चीज को भी जाके क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है। तो 1 मिलीमीटर की 10th डिवीजन जो है वो कौन, वर्नियर कैलिपर इजीली आप या वर्नियर कैलिपर के जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेके जाएं तो ये जो सेंटीमीटर है इसका 7 छोटे छोटे पीसेस करें तो 100 छोटे छोटे पीसेस करें तो वो उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है। तो ये 0.01 सेंटीमीटर दे देता है। फिर आगे चलते हैं। अब आया आपका आज का मेन टॉपिक, ज़्यादा बात होगी, मैं थोड़ा सा ही कराऊंगा और फिर हम बायो पे चलेंगे। आगे आ जाएं अगले पेज पे। आप ना इसके साथ साथ बुक्स भी खोल लिया करें और उसके ऊपर मार्किंग भी कर लिया करें। ये वर्नियर कैलिपर की ये सारा वही चल रहा है। हमारे पास आ गया स्क्रू गेज, स्क्रू गॉज भी बोला जाता है, स्क्रू गेज भी बोला जाता है, कुछ भी बोल रहे हैं। स्क्रू गॉज भी बोला जाता है, स्क्रू गेज भी बोला जाता है, और भी बहुत कुछ बोला जाएगा। यार अपनी चीज में
अच्छा, स्क्रू गेज पे आते हैं। तो स्क्रू गेज होता क्या है? तो पहली बात तो यही करते हैं, और यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ मैं, फिर कहूँगा कलरफुल चीज़ें यूज़ करें। बुक के ऊपर हाईलाइट करने के बजाय हेडिंग्स कलर डाल के नीचे पेंसिल से ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ना होगा, मेन चीज़ तो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद जब मैं रीड करूँगा पूरी बुक हाईलाइट हो जाएगी, वो पूरी बुक के ऊपर कलर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना सीखना ये भी एक स्किल है जो कि आपको प्रैक्टिस से आता है। मैं अभी कह नहीं रहा था कि मेरे शुरू के क्लासेस के ग्रेड अच्छे नहीं है, लेकिन बाद के इतने अच्छे हैं कि मैं खुद हैरान हो गया कि ये मैं वही हूँ, तो मुझे पढ़ने की तमीज़ लेट आई। ठीक है, तो लेक्चर अटेंड करना, उससे हासिल करना, ये एक अलग स्किल है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, क्योंकि जो मेरे पास नहीं हुआ तो चलो खैर। स्क्रू गेज क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए आप स्मॉल लेंथ्स को फाइंड कर सकते हैं, छोटी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें और बाकियों में क्या फ़र्क है कि ये आपके वर्नियर कैलिपर की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेसी से चीज़ों को मेजर करता है। ठीक है, तो इसका अगर आप, मैं सारा हाईलाइट नहीं करता, मैं मेन पॉइंट करूं, तो इससे आप स्मॉल लेंथ को विद ग्रेटर एक्यूरेसी देन वर्नियर कैलिपर्स फाइंड कर सकते हैं। इसको हम एक और नाम से भी याद करते हैं या जानते हैं, और वो क्या है? वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सिंपल स्क्रू गेज की शेप किस तरह की होती है, ये पहली दो लाइनों में इसका इंट्रोडक्शन था या डेफिनेशन थी। सही है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसकी क्या चीज़, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, इसकी शेप क्या होती है, और उस शेप में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसको हम अब देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा और आप लोगों को डायग्राम साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ जाएगी नज़र इंशाल्लाह। आपके पास भी बुक है, तो जो चीज़ यहाँ ना नज़र है वहाँ से भी रिलेट करते हैं, बातों को मेरी गौर से सुनने की कोशिश करनी है। सिंपल स्क्रू गेज जो है उसका एक मेटल का फ्रेम होता है, ये मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया, और ये किस शेप का है? ये है जी यू शेप का। तो यही बात हो रही है कि ये यू शेप का क्या है? मेटल फ्रेम है। और उसके बाद अगर आप चलें तो इसके ऊपर मेटल का जो फ्रेम है, आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा होगा, मैंने डायग्राम में ग्रीन कलर की है, ये क्या कहलाता है? ये स्टड कहलाता है। यानी जो यू मेटल फ्रेम है उसी के साथ एक मेटल का स्टड लगा हुआ है, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। और यही बात ऊपर लिखी है, मैं सिर्फ उसको ट्रांसलेट करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, और थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उससे आगे चलें तो फिर वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि आपका जो ये है ना, सॉरी, स्क्रू गेज है या स्क्रू गॉज है या स्क्रू गेज है, इसमें जो है वो एक हॉलो सिलेंडर होता है, और उसको हम स्लीव भी कहते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर होता है जिसको हम स्लीव भी कहते हैं, और वो बेसिकली ये वाला हिस्सा है कि ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसलिए इसको सिलेंडर कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलीमीटर स्केल नज़र आएगा, और इसी के ऊपर एक लाइन बनी हुई होगी, ये आपको नज़र आ रही होगी नीचे की तरफ, मैंने शो की है, इसको इंडेक्स लाइन कहा जाता है, और ये पैरेलल होती है इसके एक्सिस के। और इसी हॉलो सिलेंडर के ऊपर आपको एक नट भी नज़र आता है, जिससे आप क्या करते हैं कि जिससे आप लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, मूव करते हैं उसको। और इसके दूसरे एंड पे जो है वो स्टड के ऑपोजिट साइड पर नट लगा होता है। फिर मज़ीद चलें तो इसमें एक थिम्बल भी होती है। ठीक है, थिम्बल क्या चीज़ है? थिम्बल इसका ये वाला हिस्सा है, ये जो मार्किंग हुई है ये वाला, ये ग्रीन कलर का मैंने दोबारा किया है, ये थिम्बल होता है। थिम्बल जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ये ना यूं, जैसे ये मेरी उंगली है, मैं यूं घुमाऊँ ना, मेरा हाथ घूमेगा, मैं नहीं घूमूंगा, तो ये जब यूं मैं घुमा रहा हूँ तो ये इस तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप थिम्बल को हाथ से घुमाएंगे तो ये रोटेट करेगा। जब ये पूरा एक चक्कर काट लेना है, एक चक्कर काट लेता है, तो ये तकरीबन 1 मिलीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस कवर करता है। यानी जब आपने, इधर देखिएगा ज़रा, जब आपने थिम्बल को यहाँ से क्या किया, रोटेट किया, तो ये क्या होगा? ये ओपन होगा, ये वाली चीज़ क्या होगी? ओपन होगी। जो बीच में स्पिंडल लगी हुई है ये ओपन होगी। और कितना ओपन होगी? जब ये एक चक्कर पूरा पूरा करेगा तो यहाँ पे ओपन 1 मिलीमीटर का फासला होगा। यानी अगर आप एक दफ़ा घुमाएंगे, उससे पूरा एक दफ़ा घुमाएंगे, तो वो 1 मिलीमीटर कवर करेगा।
ठीक है, इसकी रीज़न आगे लिखिए, क्योंकि जो कंजेक्टिव थ्रेड्स है ना इसके, उसके दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है, इसलिए ये 1 मिलीमीटर कवर करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है जो 1 रोटेशन में कंप्लीट होता है, मेरी बात गौर से सुने, मैंने कहा कि जो 1 रोटेशन में डिस्टेंस कवर होता है इसको आप पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है, जो 1 रोटेशन में डिस्टेंस कवर होता है उसको आप क्या कहते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। फिर आगे चलते हैं मजीद। तो थिम्बल के ऊपर कितनी डिविजन्स बनी हुई हैं, आपको नजर आ रहा है थिम्बल कितनी डिविजन्स हैं? अच्छा, मुझे डॉज करेंगे आपका नुकसान है। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप डायग्राम देख सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो फोकस वहां पे हो, बल्कि यूं करें स्क्रीन को देखें। अब बताएं थिम्बल के ऊपर कितनी डिविजन्स हैं, कितनी है उसे? 5। थिम्बल ये रोटेट करने वाला, 60 to 80 थिम्बल ये चीज जो नजर आ रोटेट रही कर है। रही थी, इसके ऊपर कितनी मार्किंग हुई हुई है? आपको नजर कितनी आ रही है? 100 आ रही है, ओ सॉरी 80 नजर आ रही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 80 है। लेकिन ये अगर क्योंकि है नहीं स्क्रू गैस या स्क्रू गॉज, तो मैं आपको दिखाता यहाँ पे ना, ये 100 मार्किंग्स होती हैं। सही है, अब इसका क्या मतलब है कि पूरी रोटेशन में 100 कवर कर रहा है, पॉइंट्स नॉट मिलीमीटर्स। कितने पॉइंट्स कवर कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। और जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 1 मिलीमीटर कवर करता है, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक वो क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। ये भी बात वही है कि ये भी डिफरेंट हो सकता है कौन सी मेक है, कौन सा स्क्रू गेज है, लेकिन जो आम तौर पे स्टैंडर्ड लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि ये आपके पिच ऑफ स्क्रू गेज को अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करें तो इसका लीस्ट काउंट निकल आता है। और वो कितना होता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या थी? 1 मिलीमीटर थी इस केस में, और अंदर डिविजन्स कितनी है? 100। तो वो 1/100 मिलीमीटर तक जो है मेजरमेंट करके आपको सही बता देता है। सही है, जी ठीक है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर ये सारे में लिखी है, इसको घर में फिर कहूँगा रीड कर लें और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया करें, अच्छा हो जाएगा। और इसमें आपको एक और चीज़ बताता चलूँ आगे, क्योंकि आप लोगों ने इंशाल्लाह लैब में करना होगा, अल्लाह करे, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना ने काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब की, बच्चों के प्रैक्टिकल शायद नहीं हुए 10वीं के। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसको मेजरमेंट करते हैं ना, आप इस रेशेट से पढ़ते, इसे पूरा घुमा के जोड़ लेते हैं, और उसके बाद ये रेशेट जो है ना इसको हल्का सा टर्न देते हैं। जब वो एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं तो आप फिर मज़ीद उसको जोर नहीं लगाते, क्योंकि जब जोर लगाएंगे तो वो इसकी कैलिब्रेशन आउट कर सकता है। ठीक है, ये नहीं आप पूरा जोर से घुमा के टाइट करके और फिर करें, आप इसे सिर्फ उसके ऊपर यूं उंगली के दरमियान ये दांत आएंगे, स्पिंडल और स्टड आएगा, और जब आप इसे घुमाएंगे एक दफ़ा घुमा के, ये रेचेट जो है इससे एक दफ़ा हल्का सा छेड़ेंगे तो वो टिक करेगा। जब वो टिक करेगा तो आपने मजीद उसे नहीं दबाना। सही है, सही है। ऐसा करना है आप लोगों ने। तो ये आपका क्या हो जाता है, स्क्रू गेज हो जाता है। नीचे इसका हम लोगों ने इसका लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला भी देख लिया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। अगले पेज में इन्होंने इसी का कैलकुलेट किया हुआ है कि वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक, 100th पार्ट तक फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकता है, मैयर कर सकता है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो वो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक की भी वेरिएशन कैलकुलेट कर सकता है। अगर अंदाज़ा करना चाहें तो ये इतना सा फासला है जो मेरे घुटनों के दरमियान है, ये है 1 मिलीमीटर। इसका मैं 1000 छोटा हिस्सा निकालूँ ना तोड़ तोड़ के, तो ये उतनी वेरिएशन भी सही तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। आमतौर पे जो आपकी वही मोटाई गेज वगैरह निकालने होते हैं इसी को यूज़ करके निकालते हैं। फिर इसका भी ज़ीरो एरर होता है कि जब आपने इसे जोड़ा और जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो जब मेन स्केल के साथ टच नहीं करता तो इसके अंदर क्या होता है, ज़ीरो एरर होता है। अगर ये ज़ीरो, दोनों ज़ीरो, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये वाला ज़ीरो और इस वाले इंडेक्स लाइन का ज़ीरो, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ हों तो इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है और उसमें किसी किस्म की ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साजिद? अच्छा, और अगर आपने इसे घुमाया स्टड को, सॉरी रेसेट को एक दफ़ा हिला लिया और देखा कि इनके ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करे, इमन हुसैन आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अगर आपने देखा कि इसका ज़ीरो तो यहाँ पे आ रहा है
लेकिन जो दूसरा वाला स्केल है, जो सर्कुलर स्केल है, वो जीरो इसके सामने नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आप जब इससे रीडिंग लेंगे तो उसमें फर्क आएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में जो आपको सामने नजर आ रहा है वो कितना फर्क आएगा, वो तकरीबन देखें 20 अगर इधर है तो 2 नीचे 18 का फर्क आ रहा है। अगर आपका जीरो आना चाहिए था उसकी जगह क्या आ रहा है यहाँ पर +18 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो इसकी करेक्शन क्या करेंगे, -18। जब जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन कैसे होगी, माइनस करने से होगी। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरह नीचे आ जाए तो इस वाले में देखें कि जीरो कहाँ गया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, नजर आ रहे हैं जीरो दोनों, जी आ ये रहा है। और ये जीरो, जीरो को देखें तो जीरो ऊपर गया हुआ है, यानी रीडिंग को जीरो पे लाने के लिए अभी कितना फर्क है, 5 डिविजन्स का फर्क है। यानी इस वक्त जो जीरो एरर है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो जब तक वो जीरो पे लाएंगे आप उसको कवर करने के लिए आपको करेक्शन क्या करनी पड़ेगी कि आप इसको +5 करेंगे, जो भी रीडिंग आएगी उसमें +5 करेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और वो जो करेक्शन आपने की है उसे जीरो करेक्शन कहा जाता है। फिर बता रहा हूँ, जीरो एरर को रिमूव करना क्या कहलाता है, जीरो करेक्शन कहलाता है। सही है। जी ठीक है। वो जब ऊपर गया हुआ है तो प्लस है, और जब नीचे है तो वो, अब देखें ना, इसको अगर मैं नीचे करूंगा तो जीरो पे आएगा ना। रीडिंग क्या दे रहा है, 95 दे रहा है, 95 दे रहा है, देनी क्या चाहिए थी, जीरो देनी चाहिए थी, तो वो ऊपर गया हुआ है ना जीरो, तो ये नेगेटिव जीरो है इधर। ठीक है, जितना ऊपर गया हो, ये नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव की साइड से देखें तो ये +95 भी बनता है, लेकिन आपने जीरो के करीब रहने की कोशिश करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये नीचे एग्जांपल है, उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, वो जब ये कैसे कैलकुलेट करना है इसकी भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आगे चलते हैं मज़ीद। और ये मास मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तकरीबन मास मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को मैं कल करा दूंगा। शुरू में मैं काफ़ी फजूल तो नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताता रहा हूँ, वो आपको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी थी। ठीक है, तो वो हमारी चीज़ें होगी थी। तो कल इंशाल्लाह, कल इसका दिन है नहीं है, चलो अब इसका जब दिन आएगा तो हमने ये चैप्टर पूरा क्लोज कर देने, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको रिव्यू कर दूंगा, बता दूंगा उसमें क्या कमी बेशी है, और फिर इसका उसी वीक में इंशाल्लाह टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दिन आगे हैं, थर्सडे और फ्राइडे हैं, तो ये इस वीक में मैंने ख़त्म कर देना है। इसकी नीयत बनाए और तैयारी शुरू करें। ठीक है, ठीक है इमन हुसैन। जी ठीक है।